दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। फरीदाबाद के मुख्य मार्गों की कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। फरीदाबाद से मथुरा जाना हो, नोएडा जाना हो, गुड़गांव जाना हो, गाजियाबाद जाना हो या फिर मेरठ से लेकर अन्य आसपास के शहरों को जोड़ने वाले रास्ते हों या फिर देश के किसी भी बड़े महानगरों तक जाने की बात हो, रास्ते बेहतर हुए हैं। और ये सब हुआ है केंद्र सरकार की सड़क परियोजना के तहत, जिसका श्रेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को साकार करने में अग्रणी सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को मिल रहा है। ये बात अलग है कि सफर टोलों के कारण बहुत महंगा हो चला है। अब समय बचाना है तो धन भी खर्चना तो पड़ेगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि शहर के अंदर रहने वाले लोगों के लिए क्या चुनौती है। सड़कें बनाए जाने के बाद भी गुणवत्ता खराब होने और सड़कों पर अवैध कब्जा होने के कारण आम लोगों के जीवन को नरकीय बना दिया है। चौड़ी सड़कों के बावजूद ट्रैफिक जाम की स्थिति भयानक है। घंटों घंटों जाम से जूझते स्थानीय लोग सड़क हादसे का भी शिकार हो रहे हैं। तेज दौड़ती सड़कों पर हादसे हो समझ आता है, लेकिन शहर के बीच जाम लगने वाली सड़कों पर एक्सीडेंट से किसी की जान चली जाए, ये शासन और प्रशासन के लिए शर्म की बात है, क्योंकि जाम और हादसे के लिए जिम्मेदार हैं ये हालात। चौड़ी सड़क तो हैं, लेकिन सड़क पर दुकानदारों का कब्जा जम गया है। उन्होंने पूरे के पूरे रोड पर अतिक्रमण लगा लिया है। आइए मैं आपको ले चलता हूं दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस वे के नीचे से गुजरने वाले सेहतपुर पुल के पास, जो सेहतपुर से बसंतपुर तिलपत पल्ला क्षेत्र में बसे लाखों परिवारों के लिए लाइफ लाइन की तरह है। रोड चौड़ा है, बावजूद इसके दुकानदारों के कब्जों के कारण इस रोड से निकलना दुभर हो चला है। हर रोज किसी न किसी के साथ एक नया हादसा सामने आ जाता है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार ने लोगों की सुगमता से आवाजाही के लिए इस रोड का निर्माण किया। सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों को हटाकर बमुश्किल इस लाइफ लाइन सड़क का निर्माण किया। स्थानीय नेताओं से लेकर बड़े बड़े नेताओं ने कई बार नारियल तोड़कर इस ऐतिहासिक कार्य का श्रेय भी लिया, और लेना भी चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन जनता को इसका लाभ क्या मिला, वही अहम सवाल। क्या सुगमता से आवाजाही का लाभ मिला? लाभ तो उन दुकानदारों को मिला जो इसको सबसे महंगा बाजार बना गए, चौड़ी सड़क पर अपने कारोबार जमा गए। गाड़ी धोने के वर्कशॉप से लेकर गाड़ी रिपेयर करने के बड़े बड़े वर्कशॉप खोल दिए गए। सब्जी मंडी, ठेला ठेली, होर्डिंग, बैनर और दुकान की बिक्री का सारा सामान सड़क पर जमा दिया। जिस सड़क को बनाने में करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च किए, उसका लाभ जनता को नहीं मिला, बल्कि इन दुकानदारों को मिला जिन्होंने अपने कारोबारों को बढ़ा लिया। नेताओं को नारियल तोड़ने, राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिल गया। अब आप खुद ही बताइए कि क्या इस रोड से हर दिन नेता नहीं गुजरते? स्थानीय नेताओं को यह दिखाई नहीं देता कि कितनी बड़ी समस्या बनी हुई है। यहाँ हर दिन जाम लगता है, लोग अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, घर पर आते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे उन्हें इस जाम में फंसना पड़ता है। सड़क बनाने के लिए प्रोजेक्ट की मंजूरी लेनी होती है, डीपीआर बनानी पड़ती है, फिर फंड का इंतजाम होता है और फिर ठेकेदार काम करेगा, तब वो सड़क बन करके तैयार होती है। लेकिन क्या इन अवैध कब्जाधारियों को हटाने के लिए किसी डीपीआर की जरूरत है, किसी फंड मंजूरी की जरूरत है, या फिर सदन में किसी विशेष कानून को बनाने की जरूरत है? नहीं ना, सब कुछ कानून पहले से बने हुए हैं। तो फिर ये अवैध कब्जाधारी हटते क्यों नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि आपके स्थानीय नेता से लेकर आपके जनप्रतिनिधियों की रुचि इस बात में नहीं है कि जनता को सुगमता से आवाजाही मिले। उनकी रुचि तो योजना लाने के पीछे नारियल तोड़ने की होती है, क्योंकि यहाँ उद्घाटन का चलन है, यहाँ उद्घाटन पर उद्घाटन होते हैं। अगर यहाँ लोकार्पण का चलन होता तो शायद ये अवैध कब्जे नहीं होते, योजनाओं में भ्रष्टाचार नहीं होता, गुणवत्ता खराब नहीं होती, या फिर दूसरा कारण यह हो सकता है कि सड़कों पर लगे बाजार, अवैध कब्जे स्थानीय नेताओं और शासन प्रशासन के अवैध वसूली के अड्डे बन गए हैं, और इनको बड़े नेताओं का आशीर्वाद मिला हुआ है। क्योंकि व्यवधान है, समस्या है, ये सबको दिख रहा है। समाधान भी सिर्फ एक अधिकारी को नियम और कानून की पालना करने के निर्देश देने भर से हो सकता है, लेकिन फिर भी नेता चुप क्यों हैं?
आखिर उन अधिकारियों को निर्देश देते क्यों नहीं हैं? कुछ काम तो ऐसे हैं जो बजट से होते हैं, लेकिन अधिकतर काम ऐसे हैं जो जनप्रतिनिधियों की नियति और विवेक से होते हैं, अधिकारियों को दिए गए निर्देशों से होते हैं। गरीबों को अभी राशन सही से नहीं मिल पा रहा है। कभी 4 किलो, कभी 3 किलो, कभी तेल नहीं, कभी चीनी नहीं। सुबह से शाम तक लाइन में लगे रहते हैं, हाहाकार मचा रहता है। बहुत सारे लोगों को तो राशन ही नहीं मिलता है, लेकिन बावजूद उसके सुधार की स्थिति अभी दिख नहीं रही है। पुलिस का रवैया जनता के अनुकूल नहीं है। रोड पर ऑटो का आतंक है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। यातायात के नियमों की अनुपालना नहीं हो रही है। दिल्ली के ऑटो फरीदाबाद में दनदनाते घूमते हैं, खुले मैदानों में जाम छलकते हैं। शराब के ठेकों पर खुलेआम मांस मीट के ठेले खुले में शराब पिलाते नजर आते हैं। पुलिस शिकायत प्राप्ति रसीद भी नहीं देती है। अब आप खुद सोचिए कि इन समस्याओं के सुधार हेतु किस फंड और योजना की जरूरत है, किस कानून को बनाने की जरूरत है। इनके नियम और कार्यवाही के कानून पहले से ही मौजूद हैं, सिर्फ ईमानदारी से कार्यवाही करवानी है, सख्त निर्देश देने हैं। अगर शासन प्रशासन चाहे और आपके जनप्रतिनिधि की नीयत सही हो तो एक दिन में इस क्षेत्र के हालात सुधर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्थानीय और वो तथाकथित नेता जो क्षेत्रवाद जातिवाद की राजनीति करके पार्टी का टिकट भर पा लेना चाहते हैं और पार्षद और नेता बन जाना चाहते हैं और समाज सेवा करने का दम भरते हैं, उन्हें भी दिखाई नहीं देता और अपने आका को लिखित में शिकायत करने की हिम्मत नहीं दिखाते। क्योंकि जब राज्य मंत्री राजेश नागर तथा उनके भ्राता से भी इस मामले में संज्ञान लेने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि लिखकर दो, कार्रवाई होगी। खुद राज्य मंत्री का कहना था कि शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई होगी। अब आप खुद सोचिए, क्या इन समस्याओं की भी शिकायत करनी पड़ेगी? क्या इनकी शिकायत की आवश्यकता होगी? तभी तो मैंने कहा कि नेता की नीयत होनी चाहिए। बड़ी उम्मीदों के साथ इस क्षेत्र की जनता ने राजेश नागर जी को विधायक बनाया और वो मंत्री भी बने, लेकिन जिस एक्शन की उम्मीद की गई थी, सरकार के 100 दिन पूरे होने तक अभी तक भी उम्मीद जैसा काम होता हुआ नजर आया नहीं है। अब ये अलग बात है कि आने वाले वक्त में आ जाए। हमारी नज़र तो लगातार बनी हुई है, हम लगातार इन मुद्दों पर उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारा मकसद यूं ही शिकायत करना नहीं है। जो समस्याएं हमको दिख रही हैं, हम अपने इस कैमरे के माध्यम से और अपने विचारों के माध्यम से शिकायत के रूप में ये बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या इन रोडों पर लगे अवैध कब्जों को नहीं हटाया जाना चाहिए? क्या पुलिस में जनता और पुलिस के बीच का जो समन्वय है उसको ठीक से नहीं बनाया जाना चाहिए? अगर कोई शिकायत लेके थाने में जाए तो क्या उसकी रिसीविंग उसको नहीं मिलनी चाहिए? क्या राशन समय पर नहीं मिलना चाहिए? क्या राशन गरीब को पूरा नहीं मिलना चाहिए? खुले में बिक रही शराब क्यों ना बंद कर दी जाए? हमने कभी नहीं कहा कि ठेके बंद कर दें, क्योंकि ये सरकार के रेवेन्यू का सबसे बड़ा साधन होता है। जिसने शराब पीनी है वो पिएगा, लेकिन खुले में शराब पिलाने वाले, ठेकों के सामने शराबियों का जमघट लगाने वाले, क्या ये नैतिकता के आधार पर सही है? इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इसके लिए किसी कानून की आवश्यकता है? आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आखिर ये जन समस्याओं पर दिशा निर्देश सख्त क्यों नहीं दिए जाते? ये सबसे बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों के साथ मैं आपको और अन्य समस्याओं के साथ जोड़ूंगा। आपको लेकर के चलूंगा उन कॉलोनियों में, उन गलियों में जहां नरकीय जीवन हो चला है, जहां सीवेज की निकासी नहीं है, जहां सड़कें नहीं हैं। ये बात अलग है कि टाइलिंग लगाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। हमने कहा ये काम ठीक है, क्योंकि टाइलिंग लगाने का काम एक वैकल्पिक व्यवस्था है। लेकिन क्या हमारे क्षेत्र के सीवर को निकालने के लिए इन सीवर लाइनों को चालू कराने पर भी बात होगी? नाली बना करके एक व्यवस्थित तरीके से मूलभूत सुविधाएं देने की बात होगी? या सिर्फ हम यूं ही वादा और भरोसे देकर के जनता को मूर्ख बनाते रहेंगे? इस पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है और हम एक पहलू से, हम हर एक समस्या से, हम हर एक उस विचार से आपको और सरकार के जनप्रतिनिधियों को जोड़ना चाहते हैं ताकि ये काम हो सके। हमारा मकसद इस क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधाएं मिलें, मकसद यही है। आइए अगली कड़ी में कुछ और ऐसी ही तस्वीरों के साथ मैं आपको जोड़ूंगा। आप जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें सत्य ओंकार
वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको समय से मिल सके। मैं एक बार फिर मिलता हूँ। नमस्कार।